लॉकडाउन लग जाने के बाद क्या बताएं, आखिर हमको भी फिर वापस यूट्यूब पे आना पड़ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भी पढ़ाते हैं, तो अब लॉकडाउन लग जाने के बाद तो क्लासेस जो है आधा बंद हो चुका है, ठीक है। आधा क्या समझिए कि अब पूरा ही बंद है। तो सोच रहे हैं कि मैट्रिक परीक्षा में आप लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मिलेगा 100 क्वेश्चन, तो उसको कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे बनाना होगा, ये सब अप्रोच को आप लोग को बता दें। क्योंकि देखिए अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं वो मैट्रिक परीक्षा को लेकर के काफ़ी उत्सुक होते हैं और उत्सुकता में कभी कभार बच्चे जो है गलती कर देते हैं। तो गलतियां ना हो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का गाइडेंस ला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है शेयर करेंगे आपके साथ। मैथ का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि उसमें सारा टाइप्स कवर हो जाएगा। सारा टाइप्स का रिपीट करेगा यार, रिपीट करेगा। मतलब मेरे पास 5 गो सेट है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरे कोचिंग का ही है। तो अभी तक जो है 1-2 सेट जो है बच्चा लोग को दिया जा चुका है, 2-3 आने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग साथ ये 500 जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सेट है, ठीक है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। टोटल इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर दें। ये किसी बच्चे का ही मांग के लाए हैं। फिलहाल तो आप लोग जो है जैसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पे बनाने जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को एक क्वेश्चन जो है सीधे सीधे स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिएगा और इसको कैसे बनाना है ये हम आप लोगों के साथ बताएंगे, ठीक है, कि कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। और हर एक टाइप लॉग में आपका कवर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मैट्रिक परीक्षा के लिए उतना उतावले नहीं होंगे, और उतावले होकर के अगर उतावले हो भी जाते हैं तो गलतियाँ नहीं करेंगे। और कम से कम समय में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कैसे मतलब कि 50 में 50 जो है मार्क्स कर लें, इसकी जानकारी जो है अब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखें, एक एक वीडियो आते रहेगा जिसमें आपको टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग देखिए कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। छोड़िए, लॉकडाउन लगते रहता है, अब क्या किया जाए, जो भी है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास जो है पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है बिंदु -12, 18 का भुज है, ठीक है। तो आप लोग 7th चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में भुज और कोटि के बारे में आप लोग जानते होंगे। भुज का डिफिनीशन बताया जाता है, x नियामक को भुज कहते हैं और y नियामक को कोटि कहते हैं। तो देखिए आपका जो यहाँ पे बिंदु दिया है वो -12 दिया है और 18 दिया है, क्लियर। तो पहला जो होता है x नियामक होता है। कौन सा नियामक होता है जी? x नियामक। और दूसरा जो होता है y नियामक होता है, ठीक। तो जो x नियामक होगा उसको हम लोग भुज कहेंगे और जो y नियामक होगा वो कोटि होगा। तो जो भुज है वो -12 है, ठीक। तो इसमें भुज ही पूछा है, तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर थीटा जो है, सेकंड क्वेश्चन है, थीटा जो है 90 डिग्री का है, थीटा 90 डिग्री का। अगर बाहर से कुछ आवाज़ आए तो आप लोग उतना मायने मत रखिए, क्योंकि ये माइक जो है नॉर्मल सा है, ठीक है, तो उतना नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, आप लोग हैंडल कर लेंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग का थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री पुट कीजिएगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होता है, ठीक, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 1। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया है वो 3 नंबर क्वेश्चन है। सेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो है इसका वैल्यू नहीं दिया है, ये कुछ अलग दिया है। जैसे कॉसेक 30 दिया है, फिर यहाँ पे कॉसेक 60 दिया है, कॉट 30 दिया है और टेन 60 दिया है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी, इसमें एक इंटरमीडिएट इसका वैल्यू आता है। जैसे सेक 60 का जो वैल्यू है, ठीक है, देखिए सेक 60 जो होता है कॉस 60 का अपोजिट होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2, उसका अपोजिट, तो इसका 2 होगा। तो उसी तरह से हम लोग किसका इसमें से मान जो है 2 होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग जानते होंगे कॉसेक जो 30 है उसका मान जो है 2 होता है। इसका मान जो होता है 2/√3 होता है। कॉट 30 का मान होता है √3 और tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है cosec 30 जो है वो sec 60 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू भी 2 होता है, इसका वैल्यू भी 2। तो आप लोग जानते होंगे कि RHS अगर इक्वल हो तो काची LHS भी इक्वल कर देते हैं।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा भी समय आप लोग नहीं गंवाएंगे, देखते ही एकदम प्यार से टिक आउट कर देंगे। रंग दीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए जी, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन दिया, एकदम मस्त सा, जो कि देखते ही सॉल्व कर देना चाहिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ठीक, तो यहाँ पे समझते हैं, एक सर्कल दिया है, ठीक। सर्कल जो है इसमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि ये वृत्त के केंद्र से जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, तो वृत्त के केंद्र से हम लोग 10 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंदु रखेंगे। मान के चले कि बिंदु P है और सेंटर इसका O है, तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो आप लोगों को यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि यही स्पर्श टेंजेंट लाइन जो होता है उसका लंबाई ज्ञात करना है। तो आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से पता होगा, 10वां चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि ये जो है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये इसका कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये जो है या तो लंब होगा या आधार होगा, ठीक है, यानी कि बेस होगा, और नहीं तो क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये बेस दिया है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो इसमें आप लोग का अप्लाई होता है, देखिए जब भी समकोण त्रिभुज हो, अगर उसमें 2 भुजा का मान दे दिया है और तीसरा भुजा का मान पूछ रहा है, तो एकमात्र ट्रिक आप लोग आइएगा, पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है। लेकिन हम बच्चों को बताते हैं ट्रिपलेट से याद कर लो बाबू, कोई भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसमें ट्रिपलेट्स देखिए क्या लगता है। अगर लंब और आधार 3 और 4 के रेशियो में है तो कर्ण 5 के रेशियो में आता है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी कि यहाँ पे 6 दिया है, यानी कि 3 का 2 गुना दिया है, इसमें 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे जो है हाइपोटेनस जो है 10 दिया है, यानी कि 5 का 2 गुना दिया है, मतलब ये ट्रिपलेट्स को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आधार जो होगा वो 4 का 2 गुना यानी कि 8 होगा। कितना होगा जी? 8। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 8 सेंटीमीटर होगा। तो ट्रिपलेट्स आप लोग को याद रखना चाहिए 3, 4, 5 का। और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, केवल यही नहीं होता, जैसे 12, 5 का भी ट्रिपलेट्स होता है। 5, 12 दिया रहे तो कर्ण जो है 13 होगा। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? परिधि। तो थोड़ा सा एक ट्रिक याद कर लीजिएगा जी। देखिए, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का है, कितना सेंटीमीटर का जी? 7 सेंटीमीटर का। तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं त्रिज्या, ठीक, परिधि और क्षेत्रफल, इनके बीच का हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट आप लोगों को बताना चाहेंगे। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 2 पाई r का वैल्यू होगा, 2 पाई का वैल्यू जो है 22/7 और r का वैल्यू 7, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 यानी 22/7 रखेंगे, और आर का वैल्यू 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आर का वैल्यू 7 दिया है, तो यहाँ पे जो है परिधि का वैल्यू जो है 44 आएगा, ठीक है, 7 यूनिट, तो यहाँ पे 44 यूनिट, और यहाँ पे जो है 7 से 7 मल्टीप्लाई कटेगा तो 22 7 154, तो 154 यूनिट ए बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी, अगर आपका त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगा हमेशा, और क्षेत्रफल 154। इस बात को रट जाइए। देखिए, अगर वृत्त का त्रिज्या जो है 7 है तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होगा। अब थोड़ा समझिए, अगर त्रिज्या 14 दे दे तो 7 का 2 गुना हुआ, 7 का क्या हुआ? 2 गुना। तो ध्यान रखिएगा, परिधि भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि पक्का ये 88 आएगा। अब मीटर दे देगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो 2 गुना था तो 2 का स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो 15 चौका 60 और 4 चौका 16, यानी कि यहाँ पे 616 हो जाएगा। क्लियर? तो गुना कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 21 दिया होता, क्या दिया होता? 21, तो देखिए 7 का 3 गुना है, कितना है जी? 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 132 हो जाएगा, ठीक। और ये जो है 3 का स्क्वायर बढ़ेगा,
तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 यूनिट जो है बढ़ेगा। ठीक, तो 9 चौका 36, 15 9 135, यानी कि 138 पर 6 1386। आप लोग गुना थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा जी, एकदम बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसमें फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल तो आप लोग कंसेप्ट यही कहता है कि यहाँ पे क्षेत्रफल 154 है तो परिधि पूछा है, यानी कि 44 होगा, यानी कि इसका आंसर जो है 44 हो जाएगा। ये आप लोग याद कर जाइए भाई, 7 44 154, 7 44 154, खत्म, मौज कीजिए ना महाराज। देखिए जी, छठा नंबर जो क्वेश्चन दिया बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। त्रिज्या r दिया है और गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला जो होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देता तो 4 पाई r स्क्वायर कर देते। अर्धगोला का पूछ देता है पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई r इसका आधा हो जाता है। कुल कह देता है अर्धगोला का तो 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि उसमें वो पेनी का जो है पेंदी यानी समझ रहा है ना, कटोरा जो है तो उसका वक्र तो हो ही गया, उसका नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो भी इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 1 पाई r स्क्वायर और जुड़ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो 3 पाई r स्क्वायर। इस तरह से आप लोग जो है याद रखें। अर्धगोला का अगर वहीं आयतन पूछा होता तो 2/3 होता। तो आप लोग का फॉर्मूला है, याद कर जाइएगा। आप लोग के बुक में दिया है 13 चैप्टर का लास्ट वाला पेज में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन खोलिएगा, मैथ की किताब खोलिएगा तो उसमें लास्ट पेज में दिया है 13 चैप्टर का, 13वां चैप्टर का लास्ट पेज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग थोड़ा जाकर फॉर्मूला रट लीजिए भाई, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं जी। ठीक है, और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ही डाला गया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। अभाज्य संख्या का परिभाषा जानते हैं ना? नहीं जानते हैं, हम बताते हैं। देखिए, एक से बड़ा वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इससे बड़ा 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद ऐसे ही कैसी 17 हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, इस सब में इसमें कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकता है, किसे किसे छोड़ करके जी, 1 से भाग लग जाएगा इसमें, तो 1 को छोड़ देंगे। और स्वयं यानी कि 2, 3, 5 इस सबसे तो अपने अपने भाग लग ही जाएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक पूछा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 6, 2 2 4 2 6, तो 17 हटेगा भाई। ठीक है, इसके बीच का हमको माध्यक चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 को छांट देंगे इधर से, 2 को इधर से छांट देंगे, बीच का ये 2 को बचा, तो करना कुछ भी नहीं है भाई। 7 5 12, 12 के आधा 6, तो बीच में 5 और 7 के बीच में क्या आ जाएगा जी 6, तो यही माध्यक हो जाएगा। माध्यक ऐसे ही निकाला जाता है नॉर्मल आंकड़ों का। ठीक है, अवरोही क्रम में, ठीक है, या आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में है। सजा लेने के बाद आप लोग जो है उसमें छांट दीजिए, बीच का जो 2 को बचेगा चाहे सिंगल बचेगा, अगर सिंगल बच गया तो वही माध्यक हो जाएगा, और 2 को बचा तो दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी है बाबू, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि माध्यक निकालने वाला क्वेश्चन तो आप लोग छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई, क्योंकि ये है ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका आंसर निकल जाता है। बात सुना है? तो देखिए अगला जो क्वेश्चन 8 नंबर 16 का मिलान चिन्ह पूछ रहा है। मिलान चिन्ह यानी कि टैली मार्क। ठीक है, तो थोड़ा समझिए, अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 को पाई देता है, 3 को पाई देता है, 2 को पाई देता है, 1 को पाई देता है, तो देखिए 1 को पाई का मतलब 1, 2 को पाई का मतलब 2, 3 को पाई का मतलब 3, 4 को पाई का मतलब 4, लेकिन 5 लिखने के लिए करना कुछ नहीं है, 4 को पाई देके इसको काट देते हैं बीचा बीची, तो समझिएगा ये 5 है। ठीक है, अब 5 से आगे की संख्याओं को लिखने के, देखिए 1 बार पाई काटेंगे तो 1, 2 बार पाई काटेंगे तो 2, 3 बार पाई काटेंगे तो 3, 4 बार पाई काटेंगे तो 4। अब 5 बार करने के लिए 4 को पाई, एगो तिरछा, तो 5 हो जाएगा। बात क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी, अगर 16 का लिखना है, कितना का लिखना है जी 16 का, तो इसको 5-5 के सेट में बांटिए, तो एगो 5 आएगा, एगो 5 आएगा, एगो 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 5 5 10, 5 15 1 16, तो यानी कि एगो ऐसा वाला सेट बनेगा, फिर एगो ऐसा वाला सेट बनेगा, फिर एगो ऐसा वाला सेट बनेगा, और फिर एगो पाई के लिए, एक के लिए एगो पाई, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये मिलान चिन्ह है, टैली मार्क है, 9th क्लास में बताया जाता है। यार याद कर लो ना। देखो यहाँ पे 8 का बी नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
ठीक है, तो 8 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड मिटाने के बाद बताते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा ही मजेदार है, समांतर श्रेणी का। यार फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए समांतर श्रेणी वाला, बहुत बच्चा बच्चा बनाता है यार। तो देखो 9वां नंबर क्वेश्चन जो क्या है, 0, -4, -8, -12, ये सब का जो है सार व अंतर ज्ञात करना, डिफरेंस ज्ञात करना। यार क्या बात कर रहे हो, इसमें से इसको घटा दो ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देना चाहिए। ठीक है, जब भी सार व अंतर ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या कीजिएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए। तो -4 में से 0 माइनस करें, -4 ना आएगा जी। तो मारो ना यार, -4 का क्या चीज, ऑप्शन सी, खत्म। देखो यहाँ पे पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान है, बहुपद y², देखो ध्यान से, y² - 6y + 8 का घात, घात यानी कि डिग्री, और डिग्री इतना मस्त चीज़ है ना जी। देखो ध्यान से, तो डिग्री मतलब देखो ये जो चर है ना इसका वेरिएबल है, तो y है, वेरिएबल क्या है इसका y, और y का जो अधिकतम घात है, अधिकतम, तो इस पे देखो घात कितना है, तो 1 है, इस पे घात कितना है, 2 है, और कहीं y है ही नहीं, तो अधिकतम घात कितना है जी, 2। तो इस बहुपद का जो है घात हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। मार दो ऑप्शन यार, चिल्ला के मारो, ए, खत्म। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, अरे यार पढ़ा जाता है, सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा जाता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, तो ax³ + bx² + cx + d, यानी कि डिग्री को घटाते हुए चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे सेकंड माने कि स्क्वायर था, और यहाँ पे कैसी रैखिक था, लीनियर था, यानी कि घात 1 है, यहाँ पे कोई घात है ही नहीं, यानी कि 0 घात है। कितना घात है जी, 0, x के पावर 0 है, तो 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, घात में 0 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे a b c d ऐड कर देना, और क्यूब, स्क्वायर, फिर लीनियर, और फिर कोई घात नहीं, हो गया, व्यापक रूप हो गया। अगर मान लीजिए कि द्विघात बहुपद का पूछ देगा तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, x², फिर x और फिर d नहीं, अचर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे a b c प्लस लगा दीजिए, हो गया व्यापक रूप। तो यार घटते हुए क्रम में लिख देना है यार, नहीं लिख पाओगे क्या, लिख दोगे ना, कर देना, परीक्षा में बवाल करना, ध्यान रखना। 12 नंबर देखो, α + β द्विघात बहुपद इतना का मूल है। ठीक है, यानी कि α + β नहीं होकर कमा होना चाहिए, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, α और β जो है द्विघात बहुपद का जो है मूल है, मूल यानी कि उसका शून्यक दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो बहुपद दिया है x² - 5x + 7 दिया है। ठीक है, तो पूछा है 1/α + 1/β। यार देखो यार, अगर ऐसा कुछ भी पूछता है, अगर ऐसा कुछ भी पूछता है मेरे भाई यार याद कर लो। ठीक है, इसका सूत्र याद कर लो, हम बता देते हैं कैसे। देखो बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बट्टा का जोड़ पे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है। a से गायब करो तो आएगा -b/c। यानी कि ध्यान रखो, जब भी 1/α + 1/β का वैल्यू पूछे तो आपको सूत्र जो अप्लाई करना है वो बिना पूछे आंख बंद करके -b/c लगा देना। यार सूत्र बहुत ईजी है। ठीक है, तो बहुत ईजी, -b/c तो -b। देखो ये जो पहला इसके जो गुना में कुछ नहीं तो a का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो a का वैल्यू है। ठीक है, b का जो वैल्यू है तो b का वैल्यू -5 है। ठीक, क्योंकि x के गुना में है तो x के गुना वाला b का वैल्यू होता है, और जो अचर पद होता है वो c का वैल्यू होता है। तो हमको चाहिए क्या, b और c चाहिए। तो b और c को देखिए, देखो -5 जो है वो b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है जी, -5। इसमें का माइनस एक अलग से है। ठीक, अब बट्टा में c, तो c क्या है जी, 7 है। तो यार नहीं बता सकते क्या, -5/7 यानी कि 5/7 ही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार कि 5/7 यानी कि ऑप्शन बी में दिया है, धड़ाक से का मार दो। क्या सूत्र है जी, याद कर लो, -b/c, खत्म। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हमने। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही मस्त है जी, जरूर बना के आना इस क्वेश्चन को, मजेदार है। 6x² - 7x + 3, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे x छूट गया है, आप लोग लगा लीजिएगा, आप लोग होशियार हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए जी, यहाँ पे 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, करना कुछ नहीं है। 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, जो x² गुना में दिया होगा, जो अचर पद होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना यार। 6×3 = 18,
कितना हो जाएगा जी 18। 18 को हम लोग ऐसे दो पार्ट्स में माने कि ब्रेक करेंगे, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि अगर जोड़े या घटाएं तो -7 आ जाए। क्या आ जाए? -7। करना कुछ भी नहीं है, देखो 9 दूना क्या 18 आया, 9 में से 2 घटेगा तो 7, माइनस में लाना है ना भाई, माइनस में लाना। तब बड़ा वाला का चिन्ह माइनस कर दो, तो बड़ा वाला को माइनस कर देंगे और छोटा वाला को प्लस कर देंगे। मस्त है ना जी, मस्त है, ठीक है। और देखो यहाँ पे x² का जो गुना में दिया है ना 6, ठीक है, इससे भाग कर देना, इससे भाग कर देना यार, बात मानो मेरा, भाग कर देना, ठीक है। तो 6 से दोनों में भाग कर दिए, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और चिन्ह इसका बदल दो, तो माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, चिन्ह बदल देना। तो प्लस है कोई वैल्यू नहीं है तो हटा देते हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि 3/2 एक वैल्यू होगा। यहाँ पे कितना होगा जी -1/3, 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को वैल्यू आ गया आप लोगों का 3/2 और -1/3। हम उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन ए में जो है इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए टिक आउट, खत्म। तो देखो भाई, जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है वो काफ़ी ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जिस पर आधारित अभी सवाल बताएं, अब भी जरूर देखना, देखते देखते बताना यार। x² + 2x अब +3 है, ठीक है। और पूछा 1/α + 1/β, यार अभिन्न सूत्र बताए -b/c, तो -b, तो b का वैल्यू कितना है जी 2 है तो 2, और c का वैल्यू कितना है तो 3, -2/3, खत्म। अरे उड़ा दो ऑप्शन बी, खत्म, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि रेखाएं जो है क्रॉस करती है, तो क्रॉस करेगी तो एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि यहाँ पे अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय। याद करो भाई, हमने पढ़ाया था अद्वितीय हल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हल आएगा, यानी कि x और y का मान एक को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, तो एक हल होगा, तो ऑप्शन बी आप लोग मान लीजिएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी। प्यार से रंगिएगा जी, प्यार से, फाड़ मत दीजिएगा हमारे सीट को, बहुत आसान क्वेश्चन दिया, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है परिमेय संख्या पूछा है। तो परिमेय संख्या वही ना जी जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसी को तो परिमेय संख्या कहेंगे। तो आओ देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है जी। √3 दिया है, 2√2 दिया है, 4 + √5 दिया है, और एक दिया है √10। देखो भाई √3 तो आप लोग सिद्ध करते ही है कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो क्वेश्चन है तो ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय तो हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 दिख रहा है, अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा, आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है आप लोग को, अपरिमेय में परिमेय जोड़िएगा तो अपरिमेय। देखिए 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, यानी कि ये भी अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, √2 से √2 कट जाता है तो यहाँ पे केवल 2 बचता है, और ये 2 जो है यानी कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं भी होती है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम 2/1 यानी कि p/q के फॉर्म में लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको बना दीजिएगा। उसको देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, सम संख्या। तो देखिए 2 4 ले लीजिए, चाहे 16 18 ले लीजिए, या 20 22 ले लीजिए। तो ध्यान दीजिए जी, जो HCF होता है, HCF वो दोनों संख्याओं के डिफरेंस से बड़का नहीं हो सकता। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, 18 में से 16 घटेगा तो 2, 22 में से 20 घटेगा तो 2, यानी कि 2 इसमें जो है डिफरेंस आ रहा है। तब 2 से चेक कर लीजिए, 2 से 2 कटता है जी, 4 कटता है जी, जी हाँ बिल्कुल करता है। तो ये 2 ही हमारा क्या हो जाएगा जी? HCF हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 को लगातार सम संख्याओं के HCF जो होता है 2 होता है। काहे कैसे? सब में 2 आ रहा है, सब 2 है, 2 से 16 भी कट जाएगा, 2 से 18 भी कट जाएगा, यानी कि HCF यही होगा। 2 से 20 भी कट जाएगा, 2 से 22 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 ही HCF होगा, ठीक है। याद कर जाइए कि सम संख्याओं के जो यानी कि अगर लगातार 2 को संख्या दिया, क्रमिक दिया है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में HCF जो है 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा गुने ab का लसा निम्न में से किसके बराबर है। तो आप लोगों को सूत्र पढ़ा जाता है, अगर 2 को संख्या a और b है, ठीक है, और सवाल में क्या कहा है जी कि ab का जो HCF है, ठीक है, और जो गुना में दे दिया है LCM दे दिया है ab का। तो देखिए इस सूत्र होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर,
ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि अगर मान लीजिए कि 12 और 18 का जो है HCF 6 है, HCF कितना है जी 6 है, और LCM जो है वो 36 है। ठीक है, तो इन दोनों को जो गुना करेंगे वही संख्या प्राप्त होगा, फिर इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर, यानी कि जिन संख्याओं का HCF और LCM निकालते हैं उनको गुना कीजिए और उन संख्याओं को गुना कर दीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा जी, सेम आएगा। ये आप लोगों को सूत्र पढ़ाया जाता है एक्सरसाइज 1.2 के पहले। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सूत्र आप लोग को याद होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, यानी कि A गुने B, खत्म, इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, 19 नंबर देखिए, यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम। अरे यार रट जाओ यार, HCF निकालने की तकनीक है, यानी कि ये मौसा है। ठीक है, ध्यान रखना, मौसा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, खत्म। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, रटो, छोड़ो इसको, रट जाओ। पाई क्या है जी, अपरिमेय संख्या। क्या है, कैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रट जाओ, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों के लिए क्लास करना पड़ता है भाई, डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना रहे ना, अब रट जाओ, अब टाइम नहीं है समझने का। पाई अपरिमेय संख्या है, मार दो। जो यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम है वो HCF निकालने की तकनीक है, ये भी रट जाओ, ये रटने वाला चीज़ है। ठीक है, अब समझने का टाइम नहीं बचा है। ठीक है, अगला देखो, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं। देखो समांतर रेखाएं, कैसा रेखा है जी, समांतर रेखाएं, तब रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, जरा सोचो, प्रतिच्छेद किया था तो एगो बिंदु कॉमन हुआ था, तो एक हल कहे थे, कौगो हल कहे थे जी, एगो। यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है और दोनों अलग अलग है, कोनो कॉमन बिंदु आएगा, वह बिंदु जो इन दोनों पे शामिल हो नहीं आएगा, इस पे का सारा बिंदु इधर आएगा और इस पे का सारा बिंदु इधर आएगा, कोनो कॉमन नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। याद कर जाओ, इसमें कोई हल नहीं होगा। समांतर होगा, कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी होगा, एक हल, और एके पर एके होगा, यानी कि संपाती होगा तो अनेकों हल, क्योंकि हर बिंदु कॉमन है। समझ में आया, हर बिंदु ही कॉमन है तो अनेकों हल। रट जाओ इसको, ये तीन गो कंडीशन होता है। अगर प्रतिच्छेद किया एक हल, कैसे कि एक बिंदु कॉमन है। अगर समांतर है तो कोई बिंदु कॉमन नहीं है, क्या चीज़, एको को हल नहीं। अगर संपाती है यानी कि एक के ऊपर एक है, ठीक है, तो यानी कि हर एक बिंदु कॉमन है तो अनेकों हल होगा, अनगिनत हल होगा। क्लियर है, रट जाओ, परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखना, रट जाना। आगे देखते हैं जी, 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर नहीं 22 नंबर देखो क्या कह रहा है। A1/A2 बराबर दिया है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। यार ये पढ़ाया जाता है क्लास में। ठीक है, ये जो है समांतर रेखाओं का एक गुण है। किसका गुण है, समांतर रेखाओं। अगर एक कंडीशन है तो रेखाएं समांतर आएंगे, असमांतर मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं जी। तो यहाँ पे इसका जो है A1 एक समीकरण दोनों दे दिया है। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है, देखो मत करो, डायरेक्ट मारो, कोई हल नहीं, क्योंकि ये वाला कंडीशन है। तो कंडीशन देखिए, C1 और C2 बराबर नहीं हो तो समांतर आता है, कहता जी समांतर आता है, तो इसको रट जाओ। ऐसा कंडीशन होगा समांतर होगा, ऐसा कंडीशन समांतर। इसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, ये यहीं पे खत्म हो जाता है, ये दोनों बराबर नहीं है, खत्म हो जाएगा। संपाती कब होगा जी, जब तीनों बराबर हो जाए। यहाँ पे भी क्या चीज़ है जो है पूरा बराबर हो जाए, यानी कि C1/C2 भी बराबर, यानी कि हर चीज़ में सेम अनुपात में है, तभी तो कट एक के ऊपर एक आ रहा है बस में। अगर ए वाला बराबर नहीं है तो समांतर, बराबर तीनों है तो संपाती, और ये दोनों बराबर नहीं है तो सीधे सीधे अद्वितीय, काम खत्म। तीसरा का देखने का जरूरत ही नहीं है, हाई दोनों बराबर नहीं है तो का अद्वितीय, एगो हल होगा, एक एगो बिंदु कॉमन होगा, काम खत्म, रेखा प्रतिच्छेदी होगी। याद कर जाओ इसको। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, याद कर जाना। ठीक है, तीसरा चैप्टर में पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं जी, 20 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 = 0 इसके मूलों की प्रकृति होगी। प्रकृति मतलब मूल जो है वास्तविक होंगे कि कैसे होंगे, ठीक है, उसका नेचर बताना है। तो जब भी ऐसा द्विघात समीकरण दे दे और पूछे मूल की प्रकृति क्या होगी, कान खोल के सुन लो, विवेचक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विवेचक। ठीक है, d का मान ज्ञात करना है, और d का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। अभी हमने बताया कि a कौन होगा, b कौन होगा, c कौन होगा। देखो इसके गुना में कुछ नहीं तो एक है, तो एक जो है a का वैल्यू होगा। ठीक है, इसके गुना में कुछ नहीं तो एक है, तो एक जो होगा क्या चीज़, b का वैल्यू होगा। ये अचर पद है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा जी, c होगा। मान रखो, निकालो। ठीक है, तो b का वैल्यू जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 a का वैल्यू जो है 1 है तो 1 रख देंगे, c का वैल्यू -1 है -1 रख देंगे। देखो भाई ध्यान से सुनना, माइनस नहीं है यहाँ पे, 1 जो है 1 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 1 जा 1, समझ रहा है ना, टोटल 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, ध्यान रखना। तो टोटल को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5।
अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है, डी का मान निकाल लिए, कंसेप्ट ध्यान से समझना, कंसेप्ट ध्यान से समझना, कान खोल के, ईयरफोन लगाना है तो लगा लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो अगर डी जो है 0 के बराबर है, अगर डी 0 के बराबर है तो ध्यान रखना कि समान मूल होंगे। कौन सा मूल होंगे जी? समान मूल, ठीक है, ध्यान रखना समान मूल। और समान मूल यानी कि वास्तविक हल होगा। कैसा हल होगा? वास्तविक हल। और इसका जो है मूल निकलेगा -b/2a। क्या निकलेगा? -b/2a। अगर d 0 से बड़ा है, अगर d 0 से बड़ा है तो मूल समान ना होकर के असमान होगा, यानी कि अलग अलग आएगा। समान का मतलब एक, अगर x का मान 5 निकला है तो दूसरा का भी मान 5 होगा। अगर a का मान निकला -5 तो दूसरा का मान भी -5 होगा। तो ये कब आएगा जी? जब d का मान 0 के बराबर हो। क्लियर है? और सूत्र ये होगा मूल निकालने का। अगर 0 से बड़ा होता है, क्या होता है? 0 से बड़ा तो असमान होगा, यानी कि अलग अलग मूल आएगा। और अलग अलग मूल के लिए फॉर्मूला यूज होगा -b ± √b² - 4ac अब बटा 2a। ये श्रीधराचार्य जी का भी सूत्र है, इसको द्विघाती सूत्र के भी नाम से जानते हैं। ये x का मान निकालने का एक फॉर्मूला है। कौन सी का जी? द्विघात बहुपद चाहे द्विघात समीकरण कह लीजिए, उसका जो है x का मान निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। और ये भी क्या होगा जी? वास्तविक हल होगा, ठीक है, वास्तविक हल होगा, क्योंकि इसका मान निकल रहा है ना, निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर d का मान जो है 0 से छोटा हो जाए, जिधर टोटी उधर छोटी, तो 0 से छोटा हो जाए यानी कि निगेटिव पहुंच जाए, इसका d का मान जो है माइनस से पहुंच जाए, ठीक है, माइनस से पहुंच जाए, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे 11th क्लास में। कौन से क्लास में जी? 11th क्लास में। आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि वास्तविक हल ना होकर के अवास्तविक हल होंगे, यानी कि काल्पनिक हल होंगे। ये कौन सा हल होगा जी? अवास्तविक हल, यानी कि काल्पनिक हल। क्लियर है? तो इसकी चर्चा 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखो जब भी मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहे विवेचक ज्ञात करना, विविक्तर ज्ञात कर लेना, ठीक है। विविक्तर का मान देख लेना, इसमें से कौन सा भी फॉलो कर रहा है। अब देखो भाई, इसमें जो है 5 है, 5 मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी कि इसका असमान हल है, यानी कि दो अलग अलग मान प्राप्त होगा, दो अलग अलग मान प्राप्त होगा। और कौन सूत्र से निकाल सकते हैं जी? ये वाला सूत्र से निकाल सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निकाल सकते हैं, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए बाबू, दिमाग से ऐसे नहीं बनता है। ये वाला बहुत मुश्किल सा है, मुश्किल सा है। बात सुनना है ना जी, ध्यान रखना। तो क्योंकि इसका रूट में वैल्यू आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल में ज़्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। अगला ध्यान देते हैं जी। तो 24 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण इसमें कौन सा नहीं है? तो देखो भाई, अगर ऑप्शन ए को ध्यान से देखो तो x + 1 और x - 2 दिया। अगर x में x से गुना करेंगे तो x² निकल जाएगा, बाकी सो कटाने के लिए उधर बराबर में कुछ दिया भी नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण है। जैसे x² पावर 2 आ गया, ठीक है। देखो बी नंबर में स्पष्ट रूप से दे दिया, x² दे दिया है, तो दिक्कत क्या है? तो द्विघात समीकरण सीधे से दिख रहा है। डी नंबर भी देखेगा भाई तो x² जो है दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, कटाने के लिए कुछ है नहीं, तो यानी कि इसका मतलब डी नंबर भी क्या है जी? ये जो है द्विघात बहुपद है। अगर सी को ध्यान से देखें तो x + 3/x = x², ये हमको दिख गया। x में x से मल्टीप्लाई तो x², उधर भी x² देते, x² से x² रिटायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो वो समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं, इतना तो तुम लोग अच्छा इंसान है नहीं, ठीक है। देखो x में x से गुना बटा का जोड़ बनाएंगे तो x² + 3/x हो जाएगा। इधर देखो भाई x² होगा। बात सुन रहे हैं? तो देखो एक तो ऑप्शन यहाँ पे है, x से गुना करो तो x³ हो जाएगा, तो फिर x³ आया तो मामला ही तो खत्म हो गया। यहाँ पे x² थोड़ी ना रहेगा जी, यहाँ पे अब x³ हो जाएगा, x से गुना करेंगे तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद हो गया, मामला ही खत्म, ठीक है। सॉरी वो कटाने के लिए बोल देते लेकिन मामला खत्म है, ठीक है। यहाँ पे x³ होगा, कटेगा नहीं, x³ होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, चाहे त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना, बहुपद किसको कहेंगे? तो बराबर के बाद अंक ना हो। आप समीकरण किसको कहेंगे जी? बराबर के बाद अंक हो, ठीक है, ध्यान रखना। 26 नंबर क्वेश्चन देखे, वो
यहाँ पे विविक्तर निकालने के लिए सीधे सीधे पूछा है विविक्तर। अरे काहे का टेंशन भाई, विविक्तर के लिए अभी फॉर्मूला बताए हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं तो a 1 है, b का वैल्यू जो है -5 है, ठीक है, और c का वैल्यू 4 है। क्लियर है? तो विविक्तर क्या होगा जी, d का जो वैल्यू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? b का वैल्यू -5 का स्क्वायर 25, 4ac तो 4ac, तो a का मान तो 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है गुना में। ठीक है, c का वैल्यू 4 है तो 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा जी, इसका d का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि विविक्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी टिक आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही सूत्र है, माइंड में कर सकते हो यार, माइंड में। ये तो हम तो लिख के बता रहे हैं, माइंड में किया सकता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा एक बात और हम आप लोग से बताना चाहते हैं जी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। एक बात हम आप लोग से बताना चाहते हैं कि आप लोग परीक्षा में जाइएगा तो अगर कोई क्वेश्चन हार्ड लग गया, आंख मूंद के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन ही बनाना है। तो ऐसा ध्यान रखिए, क्वेश्चन छोड़ने भी आना चाहिए। अब तो हम तो टीचर हैं तो हमको लाइन से बनाने आ जा रहा है। ठीक है, हम तो सारा चीज़ जानते हैं, 10वां क्लास का सिलेबस का लगभग सारा चीज़ जानते हैं। ठीक है, लगभग सारा चीज़ हमको याद हो चुका है अब, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लाइन से बना सकते हैं। लेकिन आप लोग भी विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमको पता है, ठीक है, हमको पता है कि आपको सारा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन वहाँ पे तो कुछ नए नए भी क्वेश्चन आएंगे। अब ये तो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका तो सोल्यूशन आप लोगों को आना ही चाहिए। लेकिन जो नया क्वेश्चन आएगा अगर वो नहीं आता आपको तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको छोड़ भी सकते हैं। बस में, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने भी आना चाहिए, विद्यार्थी के पास एक कला होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ने का, कि कौन सा क्वेश्चन को छोड़े, कौन सा क्वेश्चन को बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है छोड़ने आपको आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है और किस क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही हार्ड लग गया, स्किप करो यार, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बनाते समय तो इस काफ़ी ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन में जो है शून्यक पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक करना है, कुछ नहीं है भाई, ऑब्जेक्टिव है, बराबर में 0 लगाओ डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। कौन देख रहा है कैसे सोल्यूशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इसको उधर भेजो, माइनस वाला है उधर भेजो, उधर भेजो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा जी, माइनस से उधर प्लस में चला जाएगा। ये बट्टा के नीचे तो इसको गुना कर देंगे, तो 1/2 जो है नीचे का 2 इधर आके गुना होगा, तो 4 जो है 8 में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझो, स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, कोई देखने वाला नहीं। स्क्वायर से डायरेक्ट रूट चढ़ाओ। ठीक है, रूट चढ़ेगा तो 8 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, 2√2। कैसे हाँ देखो 8 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 को 2 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 2 निकलेगा, लेकिन एक का जोड़ा नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो याद कर जाओ यार, कब तक ऐसे सीखोगे, याद कर जाओ। √8 का जो वैल्यू होता है 2√2 होता है, याद कर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर जाओ। ठीक है, वैसे ही रूट अगर 20 दे दो तो 5 चौका 20, 4 का वर्गमूल 2 √5, ये भी बहुत यूज होता है। 8 का वर्गमूल याद कर लो 2√2 और 20 का वर्गमूल 2√5, बहुत यूज होता है, बहुत यूज, याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर जो है, 28 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होने के लिए देखो, ध्यान से देखो भाई, पहले का अगर ऑप्शन को देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि परमेय संख्या नहीं हो सकता। परमेय संख्या होने के लिए देखिए स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट आएगा, तो रूट आएगा यहाँ पे तो अपरिमेय हो जाएगा √5, तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है, स्पष्ट रूप से दे दिया है 16/7। ठीक है, तो 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा, लेकिन 7 का निकले तो ये भी अपरिमेय संख्या में से आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी में x × x - 2 इज इक्वल टू 3 - 2x दिया है। क्लियर है, हल करते हैं, x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, ठीक, -2x हो जाएगा, x में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखो भाई 3 - 2x हो जाएगा, 2x से 2x रिटायर, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 3। ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट कटाओ,
दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में जो है माइंड में सॉल्यूशन होता है, माइंड में। ऐसे बच्चे उड़ा देते हैं, उड़ा दो, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे खत्म हो जाएगा। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट आएगा, रूट में 3 का वैल्यू जो है नहीं निकल सकता है, ये अपरिमेय होता है। तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाए। तो जब तीनों ऑप्शन जो है लगातार जो है अपरिमेय आया है, अपरिमेय, तो चौथा पक्का परिमेय दिया होगा। आंख मूंद के मारो, चेक मत करो, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं तो चेक करा दे रहे हैं, ठीक है। x+1 और इधर दिया है x-1, x का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग ध्यान देखिए, ऐसा आता था तो आप लोग नहीं जानते हैं जी, इसको 0 के बराबर और फिर इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है -1, यहाँ से +1, तो पक्का जो है आएगा। बात क्लियर? मोदी जी का है। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त दिया है यार। देखो फिर से पदांतर का है, तो पदांतर मतलब होता है सार्वअंतर, ठीक है, यानी कि टर्म्स के बीच में गैप, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखना ध्यान से, 1, 5, 9, बाद के क्वेश्चन को मैंने बाद के डाटा को देखो ही मत। पदांतर का है, 2 को देखो, 5 में से 1 घटाओ, 4 खत्म, ऑप्शन डी खत्म, हटा दो इसको। 30 नंबर जो है इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन है। अपॉर्चुनिटी है भाई, मार देना इसको, ठीक है। ए नंबर में देखो दिया है 2, 4, 8, 16, ये सब। बी नंबर में दिया है -10, -6, वही है, -2, 2, ऐसे जो है चेक कर लीजिएगा, हम बता देते हैं आपको, ठीक है। 4, 2। डी नंबर में जो है वो दिया है आप लोगों का √3, √6, √9, √12, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 8 में से 4 माइनस करें तो 4। यहाँ पे गैप सेम नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता। 6 में से 10 माइनस कीजिए, ठीक है, 6 में से 10 माइनस कीजिए तो +4, ठीक है। यहाँ पे 2 में से माइनस कीजिए क्या चीज़ को, -6 को, तो प्लस में 4, गैप सेम आ गया समांतर श्रेणी में। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, टिक आउट कर लेना। तो आज जो है 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, काफ़ी हो जाएगा यार, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगला वीडियो जल्द आने वाला है, जल्द, ठीक है। अब जो है क्योंकि लॉकडाउन लग गया है तो अब तो मौज है, मौज, ठीक है। ध्यान रखना, घर पे बैठे बैठे पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। क्यों? क्योंकि अब तो परीक्षा ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़िए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए। और यार ऐसा क्वेश्चन है ना तो छोड़ना मत, क्योंकि हमने पढ़ाया है, ठीक है यार, मन लगा के पढ़ना, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं जल्दी।